हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा स्वर किसे कहते हैं, स्वर का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है तो किन किन आधारों पर किया गया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग जो पहले वीडियो में या पिछले वीडियो में जो हम लोग अध्ययन किए थे उसके बारे में एक बार रिकॉल करते हुए अपने टॉपिक पर चलेंगे। बताया गया था पहले वीडियो में ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि को परिभाषित करने के लिए बताया गया था कि ध्वनि की परिभाषा अगर आपको बताना होगा तो आपको हो सकता है कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। फिर उसके बाद आपको बताया गया था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को परिभाषित करना होगा तो आपको हो सकता है कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और इसके अंतर्गत उदाहरण भी दिया गया था, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, तो वर्ण है। ये सब क्या है, वर्ण है। यानी वर्ण को हमने परिभाषित किया था पिछले वीडियो में कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अक्षर, अक्षर की परिभाषा क्या होती है, तो कहा गया था कि जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। जब वर्ण में क्या होता है, स्वर जुड़ जाता है तो उन्हें अक्षर कहा जाता है। जैसे में बताया गया था ना, देखिए क में अ जुड़ गया तो प्राप्त हो गया क्या, क प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है भैया, क जो है यह अक्षर है, और यहाँ देखिए वर्ण में स्वर जब जुड़ जाता है तो प्राप्त क्या होता है, अक्षर प्राप्त होता है। तो अक्षर की परिभाषा बताया गया था कि अक्षर क्या होगा, तो कह सकते हैं कि जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत यानी हिंदी में हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा गया था, ठीक ना, कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। किस प्रकार से होती है तो उसके बारे में बताया गया था। 44 किस प्रकार से होती है तो उसके बारे में बताया गया था। फिर यह आपको बताया गया था कि 44 जो वर्णों की संख्या होती है, तो वर्णों की संख्या में 44 जो होती है तो कौन कौन से इसके अंतर्गत व्यंजन लिए जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, स्पर्श व्यंजन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। अयोगवा बताया गया था कि अयोगवा में संख्या कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, कितने संख्या होते हैं और कितने वर्ण होते हैं उसके बारे में बताया गया था। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, कौन कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, कितनी संख्या होती है, 2 संख्या होती है। तो ये सब इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। यदि स्वर को परिभाषित करना होगा तो आप कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं स्वर कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी स्वर को परिभाषित करना होगा तो आप क्या बता सकते हैं परिभाषा, कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। यानी स्वर की परिभाषा, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, उच्चारित होती हैं या उच्चारित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक परिभाषा आप यह भी बता सकते हैं कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता न लेनी पड़ती हो उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था कि 11 कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर भी बता दिया जा रहा है कौन कौन से होती हैं स्वर 11। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ये कितना संख्या हुआ, तो 11 हुआ। यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, तो आपका उत्तर होगा 11 होती है। कितना होती है, 11 होती है। किस प्रकार से होती है, कौन कौन से स्वर है,
तो ये भी बता दिया गया है। लेकिन एक पॉइंट आपको यह भी जानना होगा कि यहाँ पे जो री है, हिंदी के अंतर्गत री को अशुद्ध स्वर माना जाता है, अशुद्ध स्वर माना जाता है, ठीक है ना, री को। अर्थात यदि आपसे यह पूछता है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्वर, स्वर बता दिया गया, स्वर को परिभाषित कर दिया गया, परिभाषा भी बता दिया गया। इसके बाद हम लोग का हेडिंग रहेगा स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण या स्वरों का वर्गीकरण लिख सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर बताया गया है, ठीक है ना। जैसे बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे पहला वर्गीकरण जो रहेगा जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। किस आधार पे? तो जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और वह कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होगा अग्र स्वर, दूसरा प्रकार मध्य स्वर, तीसरा प्रकार जो है पश्च स्वर, ठीक है ना। यानी जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बताया गया है। और पहला जो प्रकार बताया गया है अग्र स्वर, दूसरा प्रकार जो बताया गया है मध्य स्वर, और जो तीसरा प्रकार बताया गया है पश्च स्वर। लेकिन हमको यह जानना होगा कि अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है, और पश्च स्वर में कौन सा स्वर आता है, ठीक है ना। अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग अग्र स्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अग्र स्वर यानी जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे में आपसे पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आपका उत्तर होगा ई, ए, आई, ठीक है ना। यानी ई, ए, आई। यानी अग्र स्वर के अंतर्गत उदाहरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो कह सकते हैं ई, ए, आई। यानी कितने स्वर हुए? 4 स्वर। कितने स्वर हुए? 4 स्वर हुए, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ह्रस्व ई होता है, दीर्घ ई होता है, ठीक है ना, ए होता है, ऐ होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अग्र स्वर की परिभाषा आप जान गए हैं कि जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग क्या होता है? प्रयुक्त होता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो ई, ए, आई। यानी कितनी संख्या हुई? 4 संख्या हुई। कितनी संख्या? 4 संख्या, ठीक है ना। अब देखिए मध्य स्वर किसे कहा जाता है। यदि मध्य स्वर को परिभाषित करना होगा तो हम कह सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि जिनके उच्चारण में, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, वह कौन सा स्वर है? तो केवल अ आता है। कौन आता है? केवल अ आता है। मध्य स्वर के अंतर्गत अगर जैसे भी पूछा जाएगा, उदाहरण पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? अ बताएंगे। क्या बताएंगे? अ बताएंगे, ठीक है ना। अगला जो है तीसरा प्रकार है जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पश्च स्वर। कौन सा स्वर? पश्च स्वर। पश्च स्वर को परिभाषित करना होगा तो आप क्या बता सकते हैं? पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग या अंतिम भाग प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे में यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आपका उत्तर होगा आ, उ,
ओ औ, ठीक है ना। यानी यहां पर हम लिख दे रहे हैं आ उ ओ औ। ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। आ उ भी आएगा, ह्रस्व उ, फिर दीर्घ उ, ओ औ। ये जो आते हैं किसके अंतर्गत? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, पश्च स्वर के अंतर्गत। लेकिन आप जानते हैं आगत वर्ण एक होता है जिसको आ यानी ऐसे लिखा जाता है आगत वर्ण, आगत वर्ण, ठीक है ना। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। देखिए इसे याद किस प्रकार से कर सकते हैं? याद कैसे करेंगे कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो याद करने का बेस्ट तरीका आप ये जानिएगा, यानी अ को छोड़ करके तीन जैसी आकृति जिन स्वर में होगी वे स्वर क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। तीन जैसी आकृति होगी वे स्वर क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। लेकिन किसको छोड़ करके? अ को छोड़ करके। और वैसे आप जानते हैं कि अ जो होता है मध्य स्वर होता है। क्या होता है? मध्य स्वर होता है, ठीक। और बचा है अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से? तो ई ए चार संख्या है। यहाँ पर मध्य स्वर की संख्या जो है एक है। और इसके अंतर्गत पश्च स्वर के अंतर्गत आ उ ओ औ ये सब आते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि री है और इसके अंतर्गत प्रश्न ऑप्शन दे दे, अग्रस्वर है दूसरा, मध्य स्वर है तीसरा, पश्च स्वर है चौथा, कोई नहीं, तो आप ये जानते रहिएगा कि री जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो अग्रस्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत भैया? अग्रस्वर के अंतर्गत आता है। तो आपका उत्तर होगा कि री जो है अग्रस्वर होता है। क्या होता है? अग्रस्वर होता है। ये भी आप जानते रहेंगे, ठीक है ना। फिर हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और अगला वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे जो स्वरों का वर्गीकरण है, स्वर का ही वर्गीकरण है। लेकिन ये जो था जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण था, लेकिन जो अगला वर्गीकरण होगा उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति या बनावट या संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। किस आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को आप कह सकते हैं बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और बताया गया कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और वह कौन कौन सा दो प्रकार है? तो पहला प्रकार बताया गया था मूल स्वर और दूसरा प्रकार बताया गया था संधि स्वर। यदि मूल स्वर को परिभाषित करना हो, मूल स्वर किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के योग से न हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। चूंकि मूल स्वर को कई नामों से जाना जाता है। इसको आप नैसर्गिक स्वर भी कह सकते हैं, इसको आप प्राकृतिक स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसे जड़ स्वर के नाम से भी आप जान सकते हैं, मूल स्वर। अब मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है? तो इसे भी आप जान लीजिए। मूल स्वर की परिभाषा भी बताया गया है कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के योग से न हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। और मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अ, ई, उ और री।
अर्थात आप देख रहे हैं कि मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो अ, ई, उ, री, ठीक है ना, ये मूल स्वर है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार बताया गया है संधि स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर को अगर परिभाषित करना होगा तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से हुई होती है उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से हुई हो उन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है, ठीक है ना, संधि स्वर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आप बता सकते हैं आ आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। फिर उसके बाद ई, उ, ए, ओ और औ। अर्थात आप देख रहे हैं कि संधि स्वर में कितने स्वर आ गए? तो 7 स्वर आ गए। कितने स्वर आ गए? 7 स्वर। कौन कौन से हैं? तो आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है, औ है। इस प्रकार 7 स्वर जो है संधि स्वर है, संधि स्वर है। अब इतना ही नहीं, संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है और वह कौन कौन सा 2 भाग है, कौन कौन सा 2 प्रकार है, तो इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। चूंकि आप इसे जानते भी होंगे, लेकिन जान जाइए कि संधि स्वर भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और पहला जो प्रकार होता है दीर्घ स्वर होता है और दूसरा जो प्रकार होता है संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वर, दूसरा प्रकार संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर को परिभाषित करना हो, दीर्घ स्वर को यदि परिभाषित करना हो तो आप क्या बता सकते हैं कि वे स्वर जो 2 मूल स्वरों के योग से बनते हैं, वे स्वर जो 2 मूल स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। एक बार और परिभाषा प्रदान करते हैं, देते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर वे स्वर जो 2 मूल स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। और कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अ धन अ बराबर क्या हो गया? आ। तो यहां पर क्या है? आ जो है दीर्घ स्वर है। आपने परिभाषा दिया था दीर्घ स्वर की, अभी आप सुने कि वे स्वर जो 2 मूल स्वरों के योग से बनते हो, वे स्वर जो 2 मूल स्वरों के